नमस्कार साथियों, मैं हूं अंग्रेज पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत की, जो कि इवोल्यूशन चैप्टर जो हमारा है उसका एक टॉपिक है। तो साथियों, ये जो एनसीईआरटी बेस पे अभी इसको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इसको रखा गया है, तो इसको जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। यह आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सिद्धांत को हम समझ लेते हैं। साथियों, हार्डी वेनबर्ग जो थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो कि किसके ऊपर था, जो इन्होंने दिया था जनसंख्या के बेस पे। जनसंख्या जैसे इसका जो जीनोटाइप होता है वो किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी में किस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो आइए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया, जीएच हार्डी और विल्हम वेनबर्ग ने स्वतंत्र रूप से जनसंख्या आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत का वर्णन किया, जिसे हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। साथियों, इस सिद्धांत ने क्या बताया? यह सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या में एलील आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है, जीन पूल स्थिर रहता है और इसे आनुवंशिक संतुलन या हार्डी वेनबर्ग संतुलन के रूप में जाना जाता है। साथियों, इन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन होती है उसका जो रेशो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहता है, उसका जो रेशो रहता है वो समान बना रहता है, ऐसा हार्डी और वेनबर्ग ने बताया। अब आगे हम बात करते हैं जीन पूल। यह एक जनसंख्या में सभी जीव और एलील का कुल योग है। जितने भी जो एलील होते हैं वो जीन पूल के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जीन पूल जो है जनसंख्या में सभी जीव और एलील का क्या होता है, कुल योग होता है। आगे उन्होंने ये बताया कि यह एक गणितीय समीकरण द्वारा समर्थित है, जिसका उपयोग संतुलन पर जनसंख्या में जीनोटाइप आवृत्ति की गणना करने के लिए किया जा सकता है। साथियों, इन्होंने एक इक्वेशन के द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास किया है। एक इक्वेशन इन्होंने दी है जिससे भी हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। यदि हम प्रभावी और अप्रभावी एलील को ए और ए के रूप में मानते हैं, ए यहां पर ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल ए हो गया। अगर हम एलील को क्या माने, एक तो कैपिटल ए ले ले या फिर हम क्या ले ले, स्मॉल ए ले, तो जीनोटाइपिक स्थितियां निम्नलिखित होंगी। जीनोटाइपिक स्थितियां जो होगी वो निम्न होगी। कौन कौन सी स्थितियां रहेगी? यहां पर जो है कैपिटल ए और कैपिटल ए यहां हो जाएगा समयुग्मजी प्रभावी हो जाएगा। दूसरा जो है स्मॉल ए और स्मॉल ए यहां पर हो जाएगा समयुग्मजी अप्रभावी। अगला जो है कैपिटल ए और स्मॉल ए यहां हो जाएगा विषमयुग्मजी। साथियों, हार्डी वेनबर्ग समीकरण जो इन्होंने दिया है इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हार्डी वेनबर्ग समीकरण के अनुसार सभी एलील आवृत्तियों का योग कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर जो इसकी जो आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को हम समझ लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी में इनको हमको पुट करना रहेगा इसमें। तो यहाँ पर साथियों हार्डी वेनबर्ग ने क्या बताया कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 रहेगा। तो इसको अगर हम एक उदाहरण के द्वारा साथियों इसको अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पर एक मान लीजिए हैं कि हम यहाँ पर एक पॉपुलेशन है जिसकी संख्या कितनी है, 100 है। एक पॉपुलेशन है उसकी संख्या कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो इसमें जो है 60 जो है वो कैसी है, लॉन्ग है, और 40 को हम क्या मान लेते हैं, ड्वार्फ मान लेते हैं। 40 को हम क्या मान लेते हैं, ड्वार्फ मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये 60 और 40, तो इसका रेशो कितना हो जाएगा साथियों? इसको अगर हम इसको डिवाइड कर दे 2 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 से इसको डिवाइड कर दे तो 3 हो जाएगा। 20 से इसको भी डिवाइड कर दे तो यहाँ पर इसका रेशो कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। अब साथियों हम ये बात करें कि अगर यही जनरेशन या अगली पीढ़ी में जाती है और इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। कितनी संख्या हो जाती है इसकी, 200 हो जाती है। तो यहाँ पर जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 और 80 का रेशो हो जाएगा। इसको भी साथियों 20 से हम काट देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये
4, इसको एक बार और हम काट देते हैं तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रेशो कितना आ गया साथियों 3.2 का रेशो आ गया। मतलब रेशो कैसा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाने के लिए जो जीनोटाइपिक का जो रेशो है वो कैसा है 3.2 है, यानी कि समान बना हुआ है ना। तो इसको इक्वेशन में मान रख के भी हम साथियों देख लेते हैं। कहते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq है ना प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर अब वही वापिस से वही उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं, वही 100 वाला उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये कितना रेशो आया था हमारा यहाँ पर 3.2 रेशो आया था। लेकिन अब इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। और यहाँ पर 40 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0. कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इस रेशो को इसको मान लेते हैं हम P है और इसको क्या मान लेते हैं Q। अब यहाँ पर P रेशो में इसका मान रख देते हैं ये वाली समीकरण में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और ये P की जगह पर हम क्या लिख देंगे 0.6 और ये Q है तो Q की जगह पर कितना लिख देंगे 0.4 प्लस 0. अब ये वापस से Q है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.48 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.16। तो ये किसके बराबर है 1 के। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना है 1। तो ये वैल्यू कैसी हो गई बराबर हो गई, वैल्यू कैसी हो गई बराबर हो गई। इसको साथियों इसको वापिस से हम क्या करते हैं, इसको दूसरी जो हमारी समीकरण है उसमें हम इसको ले लेते हैं। हमारी दूसरी समीकरण क्या थी P प्लस क्यू बराबर 1। तो P कितना ले लेते हैं 0.6 से ले लेते हैं, Q कितना ले लेते हैं 0.4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा ये 1 है और इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 बराबर 1। तो साथियों ये था हमारा हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत। इन्होंने ये 2 इक्वेशन इसके लिए दिए। इन्होंने बताया कि जीनोटाइपिक रेशियो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कैसा बना रहता है, समान बना रहता है। लेकिन साथियों इन्होंने इसके लिए कुछ कंडीशन प्रोवाइड किए कि वो कंडीशन अगर होगी तो ही ये नियम वहां पर, तो ही ये प्रिंसिपल जो है वहां पर वर्क करेगा। तो आइए हम जो कंडीशंस है उनको देख लेते हैं। अब यह नियम उन्हीं जनसंख्याओं पर पूर्णतः लागू होगा जो इन आदर्शों का पालन करती हैं। जैसे सबसे पहला जनन केवल लैंगिक हो, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ही ये कंडीशन काम करेगी, तो ही ये थ्योरी काम करेगी। दूसरी बात, एक समय पर केवल एक ही पीढ़ी जीवित है, एक समय पर केवल एक ही पीढ़ी जीवित रहेगी तो ही ये इक्वेशन काम करेगी, तो ही ये प्रिंसिपल काम करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट देख लेते हैं साथियों, प्रजनन क्रमहीन रहे, प्रजनन क्या होगा अल्टरनेट अगर रहेगा तो ये प्रिंसिपल काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो देख लेते हैं साथियों, दोनों लिंगों की प्रजनन संभावना क्या रहे बराबर है। मतलब दोनों जो लिंग है उनकी प्रजनन क्षमता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, जनसंख्या अति विशाल रहे। मतलब ऐसा नहीं हो कि दो पॉपुलेशन की संख्या कितनी है 5 है या 10 है, मतलब मिनिमम 100 से लेके 200 या फिर 2000 इस तरह से उस पॉपुलेशन की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दोनों लिंगों में बराबर अलील आवृत्तियां हो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनता प्रवास परिवर्तन या प्राकृतिक चयन में मुक्त हो। मतलब कोई भी संख्या जो है, कोई भी जीव वहां से ना तो बाहर जाना चाहिए ना ही उसके अंदर आना चाहिए, उस पॉपुलेशन के अंदर नहीं आना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट कंडीशन इन्होंने ये बताई कि उत्परिवर्तन ना हो। क्या नहीं हो, उत्परिवर्तन नहीं हो। तो साथियों इन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इवोल्यूशन अगर होगा तो ये जो प्रिंसिपल है वो काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब इवोल्यूशन की जो कंडीशंस है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए।
तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।